वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन सी सही होगा। तो देखिए आज से मैंने हर क्वेश्चन के लिए एक रेटिंग शुरू की है अपनी तरफ से, अपने एक्सपेक्टेशन और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 स्टार दिए गए हैं इस क्वेश्चन को। तो 3 स्टार का मतलब ये होगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जिस क्वेश्चन में आपको 3 स्टार की रेटिंग मिलेगी उसको आप हर तरह से अच्छी तरह से आपको याद करना ही होगा क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद आता है 2 स्टार का, तो वो भी एक ठीक ठाक और एक अच्छा क्वेश्चन कहा जा सकता है। और इसके बाद 1 स्टार होगा, ठीक है। तो ये इसलिए शुरू की गई है ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पहचान करके उनको याद कर सकें और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप रिवीजन करें तो 3 स्टार और 2 स्टार को अधिक प्रेफरेंस दें। हालांकि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि 1 स्टार वाले क्वेश्चन भी आप याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो शांति का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो विश्व खाद्य कार्यक्रम को मिला है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। और नॉर्वे की नोबेल समिति ने 2020 का ये पुरस्कार इनको प्रदान किया है। और ये जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है ये भूखे लोगों को मदद करने वाली एक संस्था के रूप में काम करता है। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, तो ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है जो भूखे लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देता है। और WFP ने वर्ष 2019 में 88 देशों के करीब 100 मिलियन यानी कि 100 मिलियन लोगों को सहायता मुहैया कराई थी जो कि तीव्र खाद्य असुरक्षा और भूख के शिकार थे, ठीक है। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो कार्यक्रम है वो मानव जाति की भलाई के लिए शुरू किया गया था और दुनिया के सभी राष्ट्र समर्थन और सहायता करने में इसमें सक्षम हो वही इसमें योगदान देते हैं और अन्य जो प्रभावित देश हैं, भूख से प्रभावित देश हैं, उनकी ये मदद करता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में भूख की समस्या को खत्म करने के लिए इसे सतत विकास लक्ष्यों में भी शामिल किया था। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है, इस वर्ष ये विश्व खाद्य कार्यक्रम नामक एक संस्था ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, बिसर अल खसावने को हाल ही में किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा जॉर्डन, ऑप्शन डी सही होगा। 2 स्टार का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। तो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिसर अल खसावने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है और उनकी जो नियुक्ति है वो किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री उमर अल रजाज के इस्तीफे की स्वीकार करने के बाद उनकी नियुक्ति की है, ठीक है। तो बात करते हैं अल खसावने के बारे में। तो उन्होंने रॉयल हेस्माइट कोर्ट अगस्त 2020 में ही संचार और समन्वय के लिए किंग की सलाहकार के रूप में उन्होंने काम भी किया है। बात करते हैं जॉर्डन की, तो जॉर्डन की जो राजधानी है वो है अम्मान और जॉर्डन की जो मुद्रा है वो है जॉर्डन की दीनार, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 2020, तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो वर्ल्ड पोस्ट डे प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है और विश्व डाक दिवस का जो उद्देश्य है वो लोगों के रोज़मर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करना है। बात करते हैं विश्व डाक दिवस के इतिहास की। तो विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और सन 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था और तब से दुनिया भर के देश इस वार्षिक समारोह में भाग लेते हैं और तब से लगातार मनाया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर देखिए 2 स्टार का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया AMFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है नीलेश शाह, ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। 1 स्टार का क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो इसके लिए आपको 3 स्टार का क्वेश्चन कंसीडर करना पड़ेगा। तो देखिए नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया
का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2019 और 2020 के लिए अध्यक्ष चुना गया था। नीलेश शाह AMFI के अध्यक्ष होने के कारण AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी काम कर रही है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं शेयर बाजार से रिलेटेड, वो एक इस तरह की संस्था है जिसमें लोग अपने पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड के माध्यम से प्रॉफिट और लॉस उनको मिलता है। तो म्यूचुअल फंड एक सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड संस्था है और म्यूचुअल फंड्स के द्वारा आप किसी भी कंपनी में शेयर खरीद कर या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड को खरीद कर उसमें पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, ये जो एसोसिएशन है, इसका गठन 22 अगस्त सन 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में किया गया था और अब तक सभी 44 परिसंपत्ति प्रबंधन जो कंपनियां हैं वो सेबी के साथ पंजीकृत हैं और AMFI भारतीय म्यूचुअल फंड उद्योग को पेशेवर रूप से इसको संचालित करता है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके CEO कौन है। तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के जो CEO हैं वो हैं S वेंकटेश। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस वर्ष के सरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नित्यानंद नायक। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। तो देखिए, हाल ही में प्रसिद्ध ओडिया कवि नित्यानंद नायक को साल 2017 में उनकी कविता के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की फलस्वरूप उनको 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से उनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, सरला पुरस्कार की अगर हम बात करें तो सरला पुरस्कार को ओडिशा के अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त है और प्रख्यात ओडिया उद्योगपति स्वर्गीय बंशीधर पांडा और स्वर्गीय इला पांडा द्वारा 1979 में इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी और इस पुरस्कार की स्थापना के रूप में सरला पुरस्कार को इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा लगातार ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेघालय राज्य की सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल। ऑप्शन यहाँ पर ए सही होगा। तो मेघालय सरकार ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। सीओई मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य के विविध जैविक विविधता और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए ये दोनों देश यानी कि देश और एक राज्य, मेघालय राज्य और इजराइल देश, दोनों मिलकर काम करेंगे। बात करते हैं मेघालय की। तो मेघालय के मुख्यमंत्री है कॉनराड संगमा और राज्यपाल हैं सतपाल मलिक। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और इजराइल की जो मुद्रा है वो है इजराइल शेकिल और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यूपी सरकार ने जेवर हवाई अड्डे के विकास के लिए किस एयरपोर्ट के साथ करार किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है ज्यूरिख एयरपोर्ट। ऑप्शन यहाँ पर सी सही होगा। तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप यूपी में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये 3 स्टार का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक और निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि इस हवाई अड्डे को PPP मॉडल के थ्रू विकसित किया जाएगा और जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना है। और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियायत समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच साझेदारी भी हुई है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ के CM हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। J&K बैंक के CMD RK छिब्बर का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 माह के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो J&K बैंक का कार्यकाल भारतीय रिजर्व बैंक RBI
ने प्रबंध निदेशक सीएमडी राजेश कुमार छिब्बर का जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया है, जो कि 10 अक्टूबर 2020 से प्रभावी होगा। और अगले प्रबंध निदेशक एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ की नियुक्ति से पहले अथवा 6 महीने जो भी पहले जारी रहे, इससे पहले तक उनको 3 महीने का भी कार्यकाल का विस्तार मिल चुका है। यानी कि इससे पहले वो 3 महीने का कार्यकाल विस्तार पूरा कर चुके हैं और अब 6 महीने का जो कार्यकाल विस्तार है वो उनको और मिल चुका है। तो आर के छिब्बर के बारे में बात करें तो ये वर्ष 1982 में J&K बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में शामिल हुए थे और उन्होंने जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। बात करते हैं जम्मू और कश्मीर बैंक के मुख्यालय की, तो ये है श्रीनगर में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अमेजन इंडिया ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर होगा IRCTC, ऑप्शन बी सही होगा। तो अमेजन इंडिया ने अपने ग्राहकों को अमेजोन पर ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC के साथ साझेदारी की है। और इस साझेदारी के साथ ई कॉमर्स कंपनी के डिजिटल पेमेंट ऐप अमेजोन पे पर अब फ्लाइट, बस, इसके साथ साथ ट्रेन बुक करने की सुविधा भी ग्राहकों को मिल सकती है। ठीक है, तो इस सुविधा से क्या लाभ होगा? इस नई पेशकश के साथ उपयोगकर्ता अमेजोन ऐप पर ट्रेन की सभी क्लास की सीट और कोटा उपलब्धता की जो जानकारी है वो उसको हासिल कर सकते हैं और ट्रेन टिकट की बुकिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस क्रम की द्विमासिक मौद्रिक नीति जारी की है? यहाँ पर ध्यान रखेंगे द्विमासिक मौद्रिक नीति की बात की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरी, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की वर्ष 2020-21 की तीसरी बैठक 7, 8 और 9 अक्टूबर को हाल ही में आयोजित की गई और भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक की तीसरी द्वैमासिक मौद्रिक नीति में अहम नीतिगत निर्णय जारी किए और इसमें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत रेपो दर जो 4% पर अपरिवर्तित रखी गई है, साथ ही साथ रिवर्स रेपो दर भी 3.35% पर अपरिवर्तित रखी गई है। साथ ही साथ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की जो दर है वो भी 4.25% पर अपरिवर्तित रखी गई है। तो जनरली इस मौद्रिक नीति में जो दरें थीं वो पहले जैसे ही रखी गई हैं, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए अभी दरों को कम करना ही उचित है। तो मौद्रिक नीति के बारे में बात करते हैं। तो जो मौद्रिक नीति होती है वो रिजर्व बैंक की नीति है, जो कि अधिनियम से जो कि रिजर्व बैंक के अधिनियम की लक्ष्य होती है उनको हासिल करने के लिए जारी की गई है और इसमें रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और लिक्विडिटी समायोजन सुविधा जैसी जो दरें हैं उनको घटाया या बढ़ाया जाता है। ठीक है, और मौद्रिक नीति का जो उद्देश्य होता है वो देश में मौद्रिक नीति का जो मुख्य लक्ष्य है वो विकास के साथ साथ मूल्यों की जो स्थिरता है उनको बनाए रखना है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मूल्य स्थिरता को एक आवश्यक शर्त के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो ये रहे आज की वीडियो को टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि आपने स्टडी की। आगे देखते हैं कल की क्विज का आंसर। तो कल आपसे पूछा गया था कि गिद्धों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर होगा गोरखपुर। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गिद्धों के लिए पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र, यहाँ पर संरक्षण भी किया जाएगा और प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, तो ये जो है गोरखपुर में स्थापित किया गया है। जबकि पिछले वर्ष 2019 में ऐसा ही क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है, तो महाराजगंज आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आपको इन दोनों ऑप्शनों में से दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो महाराजगंज वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर गोरखपुर वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन सब के बीच डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा कि जो महाराजगंज है और जो गोरखपुर है दोनों में अलग अलग सेंटर स्थापित किए गए हैं। हालांकि गोरखपुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर केवल किंग प्रजाति के, ठीक है, किंग प्रजाति के वल्चर यानी कि गिद्धों को यहाँ पर संरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये एक मूल बात है, उसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर कल की जीएस क्विज का उत्तर। तो कल की जीएस क्विज के रूप में आपसे पूछा गया था कि किस रिट के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई करने के लिए रोक सकता है। यानी कि ऐसा मैटर जो उस न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आता है फिर भी वो सुनवाई कर रहा है, तो प्रतिषेध रिट के तहत उसको जो है मना कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, मूल अधिकार के मूल अधिकारों में जो भाग 3 दिया गया है, संविधान का भाग 3 में जो अनुच्छेद 32 है उसमें 5 प्रकार की रिट जारी की गई हैं, जिनमें पहली जो रिट है वो है
बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसके बाद है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इनके बीच बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि जब किसी व्यक्ति को सशरीर यानी कि पूरा शरीर उपस्थित करवाया जाता है जब किसी न्यायाधीश के सामने, तो उसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसका शाब्दिक अर्थ ही यही होता है कि सशरीर उपस्थित हो। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में जो न्यायाधीश के सामने उसको बंदी बनाने के कारणों के बारे में बात की जाती है, तो इस तरह की जो रेट होती है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में जारी होती है। परमादेश के तहत किसी न्यायालय या किसी अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि आप इस तरह का कार्य करें। ठीक है, एक आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध में मैंने आपको बता दिया है कि जब कोई न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय के प्रति जब रिट जारी करता है, कोई उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय, तो इस तरह की रिट जारी कर सकता है कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई सुनवाई ना करे। अब देखिए, उत्प्रेषण रिट को आप अच्छी तरह से समझिए। लेकिन सपोज दैट अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई निर्णय दे ही दिया है, तो वो जो जजमेंट दिया गया है उसको खारिज भी किया जा सकता है उत्प्रेषण रिट के तहत, यानी कि दिए गए जजमेंट को खत्म कर दिया जाएगा उत्प्रेषण रिट के तहत। तो एक बेसिक डिफरेंस है प्रतिषेध और उत्प्रेषण में। प्रतिषेध में केवल मना किया जाएगा कि आप वो मामला नहीं सुनिए, लेकिन अगर निर्णय दे दिया गया है तो उत्प्रेषण के तहत निर्णय को समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस है। और अधिकार परीक्षा जो रेट है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए अगर कोई अधिकारी है या कोई कर्मचारी है, उसको कोई ऐसी लोक सेवक की नौकरी मिली है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं थी या उसका उसमें हक नहीं था, लेकिन फिर भी कोई जॉब मिली है या कोई पद दिया गया है, तो इसके तहत जो न्यायालय है वो उससे पूछ सकता है कि आपका इस पद को धारण करने का क्या अधिकार है, क्या राइट्स है, किन वजहों की कारण जो है आपने उस पद को धारण किया है, उसका आप कारण बता सकते हैं। तो ये अधिकार परीक्षा रेट है। तो आई होप इस क्वेश्चन के बारे में कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी मैंने आपको बता दी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप देखते हैं आज की क्विज। तो देखिए आज की क्विज है, राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, साथ ही साथ एक 5वां ऑप्शन भी दिया गया है। तो अगर आपको इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। और यहाँ पर जीएस का क्विज आपके सामने है, टेलर घाटी किस महाद्वीप में है। तो टेलर घाटी जिस महाद्वीप में भी होगी, तो वही ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।